हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हरी सरनम लर्निंग हब में। आज की क्लास, ये जो क्लास 10th वालों का हमने चैप्टर शुरू किया था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके आगे की क्लास है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के आगे की चीजों को हम बहुत अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे भैया, है ना। तो आप लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया। सबसे पहले हरी सरनम लर्निंग हब को एक बार सब्सक्राइब कर दो, है ना। सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका ये पहला चैप्टर होगा, तो मतलब इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं प्रकाश क्या होता है, लाइट की बातें, और प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन की घटना को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे की चीजों को समझते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर्स पर, ताकि आपको हमारे बैच की या किसी भी तरीके की जो भी डिटेल चाहिए है वो आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। इससे पहले हम क्या क्या समझ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन। प्रकाश के बारे में समझ चुके हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बहुत सी बातें हमने करी थी, इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ये हमने प्रदीप्त वस्तुएं बताई थी और अप्रदीप्त वस्तुएं बताई थी। जिनके पास खुद का प्रकाश है वो प्रदीप्त, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है वो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रकाश के गुणों पर हमने चर्चा करी थी। उसके पहले हमने रे मॉडल ऑफ लाइट, प्रकाश की जो रेखा वाला जो सिस्टम था, वो सारी बातें करी। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से कवर अप करी थी। एक सेकेंड रुकना, ये थोड़ा सा, ओके। उसके बाद हमने देखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है, नियम क्या होते हैं। दो नियम बताए थे भैया, आपतित किरण परावर्तित किरण से लेकर, और एक तरीके से बताया था एक दूसरा लॉ जो आपसे संबंधित था एंगल और किसी प्रकार की अन्य चीजों से। तो वो आप सारी बातें देख सकते हैं। अभी हम कहाँ चलेंगे, क्या समझेंगे, अभी हम कहाँ चलेंगे क्या समझेंगे, तो वो सारी चीजें चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, है ना। आज हम लोग बात करेंगे विशेषता गोली दर्पण से शुरुआत। तो गोली दर्पण क्या होते हैं भैया, पहले ये समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है। गोली दर्पण होते क्या है, गोली दर्पण क्या है। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले पतले गोले में एक भाग पर काटकर उसके एक तल पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। इससे इनका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। बहुत सी सिंपल बात है। ये डेफिनेशन लिखने के लिए अच्छी हो सकती है, समझने के लिए बिल्कुल भी नहीं। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो वो डेफिनेशन बहुत अच्छी है, लेकिन समझने के लिए वो अच्छी नहीं है। समझेंगे फिर सर कैसे, हम समझा रहे हैं, देखना बहुत ध्यान से एक एक स्टेप। ये एक कोई कांच का खोखला गोला, कटा हुआ खोखला गोला है। खोखले गोले का मतलब है ये कोई कांच का है और बढ़िया से पारदर्शी है, एकदम मजेदार, ठीक है। खोखला है पूरे का पूरा। अब इसको आपने क्या किया सर, यहां से मान के चले हमने कट कर दिया यहां से। तो इसके जब यहां से हम इसको कट करेंगे तो इसका एक टुकड़ा ये बचेगा यहां पर, और इसका एक टुकड़ा यहां पर इस तरीके से बचेगा, इस तरीके से बचेगा। तो सर इसमें क्या किया जाएगा, इस टुकड़े में क्या होगा कि यहां पर आप अगर पॉलिश कर देंगे, यहां पर इसके एक पृष्ठ पर चांदी की एक परत लगा दी आपने और पीछे से लाल ऑक्साइड पोत दिया, तो ये आगे वाला जिस पर पॉलिश की है उससे ठीक आगे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये परावर्तक तल में बदल जाएगा। और दूसरी ओर आप क्या करेंगे, एक में अगर आप इधर पॉलिश अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे, अंदर की तरफ चांदी की परत चढ़ा देंगे और लाल ऑक्साइड पोत देंगे, तो ये बाहर वाला जो तल है वो परावर्तक तल बन जाएगा। इसको ही हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा, फिर से सुनो जरा, नहीं समझ में आई फिर से सुनो जरा। एक सेकंड रुकना, मैं चेक कर लूं कि दिखाई पड़ रहा है सब कुछ। हाँ, सब कुछ प्रॉपरली है, ओके। तो देखना, अब इसको फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। जरा हमने क्या बताया, फिर से ध्यान देना। एक था गोली दर्पण, एक गोला कोई था, एक खोखला गोला, उसको आपने बीच से कट कर दिया यहां से, और आपने जो एक ये वाला पृष्ठ निकाला, इसमें अगर आप इधर पॉलिश कर देंगे, इधर पॉलिश कर देंगे, तो ये परावर्तक तल बन जाएगा। यहाँ पर प्रकाश की किरण गिर के टकरा कर वापस लौटना शुरू कर देगी, परावर्तन की घटना होने लगेगी,
और अगर आपने इस वाले पृष्ठ के अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, तो ये घटना बाहर की तरफ से होना प्रारंभ करेगी। इसे ही हम लोग गोली दर्पण कहेंगे, इसको ही हम लोग गोली दर्पण कहेंगे या गोली दर्पण कहते हैं। कितनी सरल बात है। अगर आपको कठिन लग रही है तो एक बार मेरे साथ फिर से समझ लीजिए। उम्मीद है वैसे समझ में आ गई होगी, कहो तो आगे बढ़े, वरना कहो एक बार और समझा दें। एक बार इसको और समझ लेते हैं जरा सा। यहां पर देखना जरा ध्यान से। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं, गोला एक है कांच का, उसको बीच से कट कर दिया गया है, ठीक है, तो जो दर्पण प्राप्त होगा उसको हम लोग गोली दर्पण कहेंगे। और लेकिन इस कांच की गोली दर्पण में करते क्या है, एक जैसे मान लो, इसको मैं ऐसे समझा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। ये मेरा हाथ है, इसमें आपने देख रहे हैं इधर वाले सरफेस पे मैंने क्या किया, मान के चले कि इस पर हमने एक कोई चांदी की परत चढ़ा रखी है और एक लाल ऑक्साइड की परत लगा दी है। अब जब हम इस पर इस तरफ ये सब काम करेंगे तो इसके दूसरे तरफ वाला हाथ का जो हिस्सा है उस पर आपका क्या परावर्तन शुरू हो जाएगा, परावर्तन की घटना कर सकेंगे आप। इसे ही बोलेंगे गोली दर्पण, इसको ही बोलेंगे परावर्तक तल। समझ में आई बात। अब गोली दर्पण के दो प्रकार हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं भैया? गोली दर्पण दो प्रकार के हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ज्यादा आगे निकल गए। पहला है अवतल दर्पण, पहला है अवतल दर्पण भैया। अवतल दर्पण वे गोली दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई होती है। उभरे हुए ऐसे ऐसे जो उभरा हुआ तल है वह होगा, उस पर कलई होगी और अंदर वाले से क्या होगा, परावर्तन होगा। अंदर वाले से परावर्तन होगा तो हम उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और अगर अंदर वाले में वे गोली दर्पण, उत्तल दर्पण की परिभाषा सुनना, वे गोली दर्पण जिनमें दबे हुए भाग पर कलई होती है और बाहर वाले से परावर्तन होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। इसकी भी डेफिनेशन हम बहुत अच्छे से करवा देते हैं। जरा हम बना दें इनका चित्र, फिर देखना एक बार। ये पहला है, ये दूसरा है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे आप, हमारे साथ समझेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनना मेरी। ये ले लेता हूं, ये मैंने ऐसे कर दिया और एक मैंने ये ऐसे कर दिया। दो हमने अलग अलग साइज के लिए हैं, समझना आप मेरी बात बहुत ध्यान से। कहा ये यहाँ वर्क नहीं करेगा? अरे यार चलो रुक जाओ जरा, कोई नहीं, अपने पास सबका विकल्प है भाई। एक सेकंड रुकना, कुछ और जुगाड़ करते हैं। सॉरी, एक सेकंड रुकना, कुछ और जुगाड़ करते हैं, इससे मजा नहीं आ रहा। वो लाइन ले लेते हैं, लाइन लाइन ऐसे ही रहेगी। चलो यार बनाते ही हैं, कुछ विकल्प नजर नहीं आ रहा तो मैं एक ऐसे बना दूं। एक हमने ऐसे बना दिया, ऐसे। यार उतना अच्छा बन नहीं पा रहा, मेरा मन नहीं भर रहा है इसको बनाने में। जब तक ये लगे कि यार हाँ ये परफेक्शन है तभी वो चीज अच्छी लगती। एक मैंने ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया, ऐसा ऐसा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अगर हमने इसमें ऊपर की तरफ कलई कर दी, ऊपर की तरफ कलई कर दी, तो इसके अंदर वाले भाग से परावर्तन होगा। मतलब यहां से कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो टकराकर यहां से वापस लौट जाएगी। प्रकाश किरण अगर यहां से आएगी तो टकराकर वापस लौट जाएगी। ये कौन सा है हिस्सा? अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला। अंदर वाला। से अंदर वाले से अगर अपवर्तन, अंदर वाले से परावर्तन हो रहा है तो इसे आ से अवतल, अवतल, अवतल दर्पण कहेंगे। आ से अवतल दर्पण कहेंगे। बताओ जल्दी से। ये बहुत मतलब बारीक बात है, याद करने लायक की पॉइंट है। मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन मत होने देना। अगर आ है अंदर, अंदर वाले भाग से परावर्तन की घटना होगी। अगर अंदर वाले से, अंदर वाले भाग से परावर्तन की घटना हो रही है तो कलई कहां? ऊपर करोगे, कलई ऊपर करोगे। अंदर वाले भाग से अगर परावर्तन की घटना हो रही है तो अवतल दर्पण कहेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर कलई कर दें, अंदर की तरफ कलई कर दें तो प्रकाश की किरण यहां पर आएगी और यहां से वापस टकरा के निकल जाएगी। मतलब ये है ऊपरी पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ, ऊपर वाले उभरे हुए, ऊपरी कहो या उभरा कहो,
उभरे हुए भाग से परावर्तन की घटना होगी तो इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। सॉरी, तो इसे हम क्या कहेंगे भैया? उत्तल। ले बहुत ज्यादा वापस हो गया, रुक जाना। हाँ अब ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उभरे हुए भाग से अगर परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण, अंदर वाले भाग से अगर अपरावर्तन होगा तो अवतल दर्पण। बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, एक की पॉइंट भी दे दिया ताकि याद करने में कोई कठिनाई ना जाए। अब अगर अंदर वाले से परावर्तन हो रहा तो अवतल दर्पण है, इसका मतलब है बाहरी पृष्ठ पर कलई की गई होगी, और ऊपर वाले से अगर परावर्तन हो रहा है तो अंदर वाले पृष्ठ पर कलई की गई होगी और उत्तल दर्पण होगा। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी परिभाषा में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी मैं एक दो एग्जाम्पल करवा दूं, इसको आप घर पे ऐसे चेक कर लो। घर पे आप इसको ऐसे देखना, आप एक चम्मच लेना, स्पून। स्पून कैसे होती है यार? स्पून कुछ इस तरीके से तो ही होती है, ऐसे ऐसे कुछ होगी आपके यहाँ स्पून। इस स्पून को लेना यार घर पे। अब स्पून में देखना, इधर वाला झुका हुआ पार्ट है। अगर आप इधर ऐसे सामने अपने स्पून करी है तो आप समझिएगा कि अवतल दर्पण हम देख रहे हैं। अगर स्पून सामने की ओर की है तो समझिएगा हम अवतल दर्पण देख रहे हैं, क्योंकि अंदर वाले से हम देख रहे हैं। और स्पून आपने उल्टी कर ली, अगर आप इस वाले क्षेत्र से देख रहे हैं, इस वाले उल्टे की तरफ से इधर वाले से देख रहे हैं, तो आप समझना कि हम उत्तल दर्पण देख रहे हैं, क्योंकि ऊपरी पृष्ठ से हम देख रहे हैं। समझ में आया? या एक कटोरी ले लीजिएगा, एक कोई प्लेट ले लीजिएगा, अंदर वाले भाग से अवतल दर्पण, ऊपर वाले भाग से उत्तल दर्पण। इतना बहुत बहुत पर्याप्त है समझने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ये बिल्कुल कवर करना अच्छे से। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको केवल और केवल आपके लिए लेके आऊं जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव देखिएगा। दर्पण का ध्रुव, दर्पण में परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे देखो, पेज मैंने छोड़े नहीं है ना, पीछे वाले पेज पे काम करते हैं। आ जाओ, इस वाले पेज का प्रयोग कर लेते हैं भाई। ओके, इस वाले पेज का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे से समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखना, ये मैंने एक फिगर बनाया है, ये अवतल दर्पण मान सकते हैं, उत्तल दर्पण मान सकते हैं, कुछ भी समझिएगा, वो तुम्हारी मर्जी है यार। मैंने कहा ये आपका एक दर्पण है, ये आपका एक दर्पण है। तो जहां पे इस परावर्तक तल, अब मान लो मैंने यहां पर एक पॉलिश करी हुई है, अगर यहां पर पॉलिश करी है तो ये कैसा दर्पण है? समझ गए होंगे, अवतल दर्पण है, क्योंकि परावर्तन की जो घटना है, एक सेकेंड, जो परावर्तन की घटना, अरे यार ये अपने मनमाने ढंग से ज्यादा चल रहा है ना। जो परावर्तन की घटना है, एक सेकेंड, फिर भी नहीं बनेगा, लाइन ले लो। ये देखो, एक रे ये लाइन है, एक यहां से लाइन आई होगी, एक इधर वापस निकल रही होगी प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये जो प्रकाश की घटना है ना, ये तो अंदर वाले से उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। जो ये परावर्तक तल है ना, इसका जो केंद्र बिंदु जहां पर ये सब कुछ टकरा रहा है, यही होगा आपका ध्रुव। क्या होगा? ये ध्रुव होगा। इसको P से प्रदर्शित करेंगे, P से प्रदर्शित करेंगे। मतलब क्या हुआ? कहां गई डेफिनेशंस? अरे यार बैग निकल गए, सॉरी। ये क्या कह रहा है कि दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर क्या होगा? दर्पण में परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये रहा दर्पण का ध्रुव, ये केंद्र बिंदु है जहां पर ये सब कुछ टकरा रहा है। येलो कर देता हूं मैं इसको, ये है दर्पण का ध्रुव, ये है, ठीक। इस पे ब्लैक और मार्क कर दूं मैं, अब दिख रहा है, ये है दर्पण का ध्रुव, ठीक है, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट बात देखिएगा बहुत ध्यान से, अगली बात, दूसरी जो डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र की, सॉरी,
वो किसकी है? वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण कांच के जिस गोले से कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या बात हुई? आपने जो ये दर्पण देख रहे हैं, मान के चलो कि ये पहले तो इतना अभी तो काटा है आपने, लेकिन पहले ये कितना होगा? पहले भैया ये ऐसे ऐसे होंगे, पूरे एक गोला बना रहे होंगे घुमा घुमा कर अपना, ऐसा एक पूरा गोली था ना, गोली स्ट्रक्चर। तो इसका क्या होगा? कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? केंद्र बिंदु होगा, कोई ऐसा स्थान जहां पर इसका केंद्र बिंदु होगा। तो जो इसका केंद्र बिंदु है, जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, जो इसका सेंटर पॉइंट है, उसको ही आप लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र कहेंगे इसको, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे इसको? वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो देखो जरा, ये वक्रता केंद्र, इसकी भी डेफिनेशन आप यहां पे लिख लो, या इसका नाम वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है भैया, वक्रता केंद्र की बात है ये। अब इससे आगे वक्रता त्रिज्या की बात आएगी। गोली दर्पण का जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब बिल्कुल सेम, सरल बात हो गई। अब तो ये जो यहां से लेकर ये यहां जो पॉइंट है, यहां से लेकर जो ये दूरी है, ये दूरी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, इसको ही आप लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये कहीं भी बना सकते हैं आप, इसको यहां पर ले लोगे अगर, तो ये यहां पर वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इससे आर से प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या। ये मुख्य अक्ष है, पूरा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो मुख्य रेखा है उसको मुख्य अक्ष कहेंगे। अभिलंब आप जानते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये जो यहां से यहां तक सीधा पड़ रहा है ना, ये अभिलंब की बात है, ठीक है। और दर्पण का द्वारक का मतलब है दर्पण का ये जो भाग, दर्पण का जितना ये ऐसा ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी एफ कहते हैं। ध्रुव से, ध्रुव ये रहा ध्रुव, यहां पे अगर मान लो फोकस बिंदु है एफ, तो यहां से लेके एफ तक की दूरी हो जाएगी आपकी फोकस दूरी। क्या हो जाएगी भैया? फोकस दूरी। अब चलते हैं सबसे, ये बातें जो समझ में आई ना, ये बातें जो हमने भी बताई महत्वपूर्ण है, समझने योग्य हैं, बहुत इजी भी है, क्योंकि इतना ज्यादा टफ नहीं है इनमें कुछ भी, क्योंकि डेफिनेशन आपके सामने लिखी है और फिगर आपके सामने बनाए। एक बार मैं अभी लास्ट में एक बार अभी कर देता हूं, एक काम करो, फिगर को थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, फिगर को। अभी आगे में जगह होगी तो वहां करवा दूंगा और अच्छे से। यहीं पे देख लो, ये पेज खाली है, फिगर को और अच्छे से कर लो। मान लो उत्तल दर्पण हो, अब उत्तल दर्पण लेके करते हैं, ये बड़ा सा, ये देखो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो ये एक बिंदु रहेगा, क्या रहेगा? ये ध्रुव रहेगा, P ध्रुव रहेगा, ध्रुव। अब इसमें यहां पर आपने पॉलिश करी है तो ये उत्तल दर्पण है। क्या हो रहा है? एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। आपने इसमें यहां पर पूरे में पॉलिश कर रखी ना, पॉलिश करिए भाई, तो ये उत्तल दर्पण है। ऊपर से इसमें यहां से क्या होगा? यहां से एक किरण आ रही होगी, टकराएगी, सॉरी ये तो अवलंब हो जाएगा, ये ध्रुव लगा है। यहां से एक किरण मान लो आ रही है यहां पर, और यहां से टकराकर वापस जा रही है। तो अब देखना बहुत ध्यान से, इसका जो P है ध्रुव हो गया, दर्पण परावर्तक तल। इसका द्वारक कहाँ होगा भैया? यहां से लेकर यहां तक जितनी भी डिस्टेंस है वो इसकी द्वारक होगी। इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी? अगर ये गोला हम ऐसे 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 पूरा कर दें तो इसकी गोले की जो त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या कहीं से मिला दो, जो गोले की त्रिज्या है वही वक्रता त्रिज्या होगी यार। फोकस दूरी क्या होगी? मुख्य फोकस, जहां से आप लाइट डाल रहे हैं तो मुख्य फोकस F से लेकर ये P ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो समझने योग्य थी। बताओ, मुख्य अक्ष की अगर बात कह दे, एक सेकेंड, अगर मुख्य अक्ष की बात कहने लगे आपसे, तो जो ये पूरा का पूरा जो मुख्य, जो ये वक्रता त्रिज्या से लेकर ये पूरा का पूरा आपका ध्रुव तक की दूरी को आप लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। या ऐसे समझो, ये जो पूरा सेंटर है यही मुख्य अक्ष होगा, यही मुख्य अक्ष होगा।
अविलंब हमने समझा ही दिया है, आगे निकल गए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा इसको अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पे बहुत बनेंगे, तो इसको तो बिल्कुल रट के रखिएगा भाई मेरे, इसको तो बिल्कुल मतलब कोई विकल्प ही नहीं बचेगा आपके पास, इसको ऐसे बड़े बड़े से बॉक्स में दोनों को कवर कर लो। दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, दो तरीके से लिखे हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये पहली बात क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या r वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है, या फिर फोकस दूरी f फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल बनते हैं, आपके सीधे सीधे सवाल बनते हैं इन दोनों सूत्रों पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं करवाऊंगा सवाल, अलग से एक वीडियो रहेगा पूरा, उसमें सवाल होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि इन पे फिगर फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका फिगर फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसका कलर चेंज कर लूं, वेट, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सर यहाँ पे रखे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखने पर इसका प्रतिबिंब, इसका जो चित्र है वो यहाँ पर कैसा बन रहा है ना। अब ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, इसका चित्र ये कैसा बन रहा है, कितना, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इससे छोटा चित्र बन रहा है, ये इमेजिनरी चित्र है या फिर रियल चित्र है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सबके लिए ही हम लोग समझेंगे, क्लियर है बात। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सारी बातें एक साथ कवर कर लेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन एक बार जरूर कर लें, पिछली क्लास को अगर कवर नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं हम लोग नई क्लास में, तब तक के लिए जय श्री हरि, सभी को रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।